जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, डीएमके के साथीगण सब ने मांग की कि अगर आपकी नीति आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी है तो आपको ये गणना चाहिए। 31 के बाद कोई गणना नहीं हुई, सारी हवाई विकास के प्रतिमान बनते रहे। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष ने जब बीते 2-3 महीनों में खास तौर पर कई बार कहा, तो उस दबाव में जो एक बहुजन चिंता का दबाव है, नीतीश जी भी आए और फिर पूरे विधानमंडल दल ने चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास वक्त उस बच्ची के लिए और अच्छा है जिसने एक ईमेल लिखा अपने फादर के लैपटॉप से और प्रधानमंत्री जी ने बुला लिया। यहाँ तो पूरा का पूरा विधानमंडल प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन की शक्ल में मिलना चाहता है। व्हाट स्टॉप्स? मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी फौरन तवज्जो दें, इसको गंभीरतापूर्वक लें, क्योंकि किसी दल विशेष का मामला नहीं है, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी कह चुका है। ये एक पूरे व्यापक बहुजन समुदाय का मामला है और वो गणना चाहिए कि मिट्टी गिट्टी कौन ढोता है, ठेला कौन चलाता है। जब तक आपके पास वो आंकड़े नहीं होंगे, आप उन समुदायों के हित में निर्णय नहीं ले पाएंगे। 1931 का बार आखिर क्या वजह है कि जातिगत जनगणना नहीं हो पाई और ये सरकार उस पर जो मांग आप लोग कर रहे हैं उस पर अभी तक कुछ? देखिए, 31 के बाद संभवतः 41 में हुई, जो पब्लिक नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उसके बाद आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़ करके बाकी जातियों को लेकर के गणना बंद हो गई। लेकिन आपको देखना होगा कि ये पूरा एक इवॉल्विंग पैराडाइम है। अब जब हम देख रहे हैं कि कई सरोकार हमसे छूट रहे हैं, आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव किस बात का होगा? भुखमरी के बीच में, गरीबी मुफलिसी के बीच में। इसलिए आपको ये आंकड़े अब चाहिए, क्योंकि समकालीन जो चुनौतियां हैं आप उनका मुकाबला तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े टेबल पे अवेलेबल ना हो। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू में विपक्ष और ट्रेजरी बेंच दोनों उनकी दो आंखों की तरह है, लेकिन जो कुछ हाउस में हुआ, आप भी उसी हाउस के प्रतिनिधि हैं, वो आश्चर्य करने वाला था, एक विडंबन दृश्य था। उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उस पर ठोस? देखिए, माननीय हमारे सभापति महोदय, देश के उपराष्ट्रपति जी वेंकैया जी, उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि सदन में वो जब होते हैं तो उनकी बाईं दाईं आंख सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष होता है और इसी तरह से ये रवायतें चलती रही। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि इस सत्र की शुरुआत से कौन से रोड ब्लॉक्स थे, कौन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जब तक उसकी पड़ताल नहीं होगी, सदन के पहले दिन और सदन के आखिरी दिन के बीच में एक तार है, उस तार को समझना बेहद आवश्यक है। तभी हम समझ पाएंगे कि संसदीय लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है, जबकि एक नई इमारत बन रही है। वैसी इमारत किस काम की, जब उसकी सारी इबारत आप मिटा दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे निष्पक्ष भाव से माननीय सभापति महोदय निर्णय लेंगे और ये भी तय होगा कि आखिर वो ब्लू शर्ट वाले कहाँ से आ गए थे लोग, जिनको हमने कभी नहीं देखा। वो वार्ड एंड वॉच स्टाफ हमारे सदन के नहीं, हम सबको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन माकपा का आरोप है कि मार्शल की तैनाती विपक्षी सांसदों पर हमला करने के लिए थी। खड़गे साहब कहते हैं कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि सदन का पहला दिन इस बार और सदन का आखिरी दिन, उसके बीच एक तार है। आखिर कोविड के मिसमैनेजमेंट पर जो सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो सरकार बेरोजगारी के बावजूद अपने इश्तहार छपवाने में लगी है, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? क्या चर्चा ना हो? पेगासस जैसी चीज जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, क्या उस पर चर्चा ना हो? महंगाई पे चर्चा ना हो? किसान 9वें महीने में पहुंच गए, भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी और इस तरह की बरसात में वो वहां बैठे हुए हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, इस पर चर्चा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि सदन का पहला दिन और सदन का आखिरी दिन, उसके बीच के व्याकरण को समझना आवश्यक है, अन्यथा सारी चीजें बेमानी। दूसरा सर, अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया की 29 में से 18 प्रांतों पर कब्जा तालिबान गुट ने किया है, लेकिन तालिबान गुट के प्रवक्ता ने एनआई से बातचीत में कहा कि दूतावासों और जो राजनयिक हैं उनको कोई खतरा नहीं है और इस कमिटमेंट को वो कई बार दोहरा चुके हैं। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, पूरी दुनिया की नज़र है या नहीं है, हमारे पड़ोस में ये घटना हो रही है। हमारी नज़र है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार किस नज़रिए से इसको देख रही है, क्योंकि बहुत गंभीर चीज़ें हो रही हैं अफगानिस्तान में और उसका रिपरकशन हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की चिंता के
बरक्स क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हमारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव क्या है, ये हमने अब तक नहीं जाना। उम्मीद है कि कुछ गंभीरतापूर्वक पड़ताल हो रहा होगा, नीतियां बन रही होंगी। लेकिन सर, जो तालिबान गुट के प्रवक्ता मोहम्मद ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत के किए गए काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशन बिल्डिंग में जो काम हो, उसकी उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि एक सामान्य नीति उनका है कि अफगानिस्तान की मिट्टी या भूमि का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने, यहाँ की हुकूमत ने क्या किया ना, इसका सर्टिफिकेट हमें तालिबान के प्रवक्ता से तो नहीं चाहिए, अफगानिस्तान के लोगों से वो प्रमाण पत्र हिंदुस्तान को कई बार मिल चुका है। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार की छवियां आ रही हैं अफगानिस्तान से, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, तालिबान, उसके इम्प्लीकेशन हमारे लिए गंभीर हैं। इस गंभीरता को हमारी सरकार, उम्मीद है, सोच रही होगी, इस पर विचार कर रही। क्या आप मानते हैं कि भारत की एक चिंता रहना कि भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो? जो तालिबान गुट अगर ये आश्वासन देता है तो वो कितना यकीन के लायक है? देखिए, मैं इसलिए कहा कि ये चीज़ें बहुत गंभीर विषय हैं। इसमें मैं देखना चाहूँगा कि मेरी सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, उसके आधार पर ही बातचीत होगी। आपको पता है, गुरुद्वारे से जब झंडा उतारा गया था, उस पर उनका कहना है कि चूंकि जो से उन्हीं में ये डर था कि झंडा देखकर कोई उनको थ्रेट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, तो उन्हीं के द्वारा झंडा हटाया गया था, बल्कि तालिबानी सुरक्षा अधिकारी के वहां पहुंचने के बाद दोबारा उस झंडा को फहराया गया। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह के रेटोरिकल, मैं मानता हूं इस तरह की चीज़ों में हमारे लोग, हमारी हुकूमत को नहीं फंसना चाहिए। मैं अभी भी दोहरा रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गंभीर चीज़ें हो रही हैं। अफगानिस्तान में जो चीज़ें 90-95 वाली चीज़ें फिर से अगर बहाल हो रही हैं, वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। राजनीति में इस तरह के गठजोड़ का क्या मतलब है, जब सीपीएम के साथ राष्ट्रीय गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, लेकिन त्रिपुरा और बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोalition को आज के दौर में समझने की आवश्यकता है। त्रिपुरा में टीएमसी एक एमर्जिंग फोर्स है, सीपीएम एक फोर्स रही है, बंगाल में भी कमोबेश यही हालत है, हालांकि काफ़ी बेस श्रिंक किया है सीपीएम का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, कमिटमेंट है नेशनल लेवल पे साथ आना। और इस तरह की विसंगतियां 77 में जब जनता पार्टी का गठन हो रहा था या उसके बाद के कोalition में भी ये चीज़ें आई। और मैं तो कहता हूं कि जब महबूबा जी और भाजपा एक साथ सरकार बना सकते हैं और कह सकते हैं कि ये एक स्वर्णिम काल है, तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी हैं। सर, राजनीति में पिछले कुछ महीने से सबसे ज़्यादा हो रहा है, हालांकि ट्विटर का जो इंडिया हेड है उन्हें अब नहीं रखा जाएगा, वो अब यूएस में रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अब इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यहाँ तक कि अब जो बाल संरक्षण आयोग है, कांग्रेस का टिप्पणी है कि क्या उसके कहने पर अब फेसबुक कार्रवाई करेगा राहुल गांधी? देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी में सहयोग करे। अगर वो रोड ब्लॉक करती है, अगर वो किसी सत्ता प्रतिष्ठान के प्रभाव में आकर के या डर से, भय से अगर उन आवाज़ों को कुंद करने की कोशिश करती है, जो आवाज़ें वैकल्पिक हैं, प्रतिपक्ष की आवाज़ें हैं, तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। और इन माध्यमों को भी ये समझना होगा कि आप हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके मनसा वाचा कर्मणा में ये रिफ्लेक्ट हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।